The graph of f is sketched in figure 4.1. It is a lower half of the circle. Basically ये जो ग्राफ है ना, ये लोअर हाफ ऑफ सर्कल है. इस सर्कल की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास किस तरह से थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 1. उसके बाद जब हमने इसमें से जब y को डिपेंडेंट वेरिएबल और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे हमने सेपरेट किया, तो ये फंक्शन फर्दर आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और y बेसिकली आपका f ऑफ x के इक्वल है. ये आपको सारा पता है कि आपको फंक्शन जो है उनको डिफाइन किस तरह से करना है. ओके, नेक्स्ट थ्योरम 4 है. अब हमारे पास फंक्शन है, कोई से भी दो फंक्शंस हैं, कॉन्टिन्यूस हैं किसी पॉइंट पे ऊपर. सो बेटा ये आप लोगों ने क्लियरली देख लेना है कि जब हम इंटरवल की बात करते हैं तो डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है, या अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो सिर्फ पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी को हम चेक कर रहे होते हैं, होल इंटरवल की बात नहीं करते हैं. सो यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूस है हमारे पास फंक्शन g और a इफ वो पॉइंट a के ऊपर जो है वो कॉन्टिन्यूस है. अगर पॉइंट a के ऊपर वो कॉन्टिन्यूस है मींस वो कॉन्टिन्यूटी की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हैं. ये गिवन है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. पहले हम उनको प्रूव करते थे कि वो कॉन्टिन्यूस है. अब थ्योरम में आपको ये गिवन है कि जो फंक्शन f और g है वो कॉन्टिन्यूस है, c एक कांस्टेंट है, देन द फॉलोइंग फंक्शंस आर आल्सो कॉन्टिन्यूस एट. जैसे आपने लिमिट के लॉस को डिस्कस किया था कि अगर दो फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो उनके सम पे भी लिमिट एग्जिस्ट करती है. और अगर कोई से दो फंक्शन जो है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस हो तो उनके डिफरेंस पे भी जो डिफरेंस फंक्शन होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा. अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें तो ये फंक्शन अगेन कॉन्टिन्यूस ही रहता है. कोई से दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हो तो उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा. अगर कोई से दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो उनका रेशनल फंक्शंस जो है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन जी ऑफ ए जो है वो नॉन जीरो होना जरूरी है उस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि अगर वो जीरो होता है तो वो फंक्शन आपका इन्फिनिट बन जाता है. ये कुछ लॉज हैं, इनको ज़रा आप स्टडी करें खुद ही स्टूडेंट्स और फिर मुझे बताएं 5 मिनट के बाद कि ये हो गए हैं. सेम जैसे आपका ये आपने लिमिट के लॉ जो है वो डिस्कस किए हैं, इसी तरह आपने जो डिफरेंस लॉ है वो प्रूफ करना है, और जो कांस्टेंट लॉ पीछे लिमिट का था वैसे आपने उसको देखना है. सो ये प्रूफ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये उसने एक प्रूफ किया हुआ है. सेम एज इट इज़ आपके जो बाकी हैं वो भी प्रूफ हो जाएंगे. बहरहाल इनके प्रूफ्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनकी स्टेटमेंट्स आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई से दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका कांस्टेंट मल्टीपल, उनका प्रोडक्ट और रैशनल फंक्शंस जो हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं. ओके, अब मैं आपको, अगर आपको कंटिन्यूटी की अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो एक एग्जांपल दूंगी ताकि आपको पता हो कि आपने उसको कैसे जो है वो कंटिन्यूस प्रूव करना है. 5 मिनट तक आपने वो एग्जांपल जो है वो मुझे सॉल्व करके देनी है, क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का. So you have question number 21. At the point 0, you have to discuss whether this function is continuous at 0, left continuous at 0 or right continuous at 0. क्वेश्चन नंबर 21 को करें और फिर मुझे बताएं 5 मिनट के बाद. ओके ओके मैम. अच्छा स्टूडेंट्स, जो आप में से मैडम सुमैया से पढ़ते रहे हैं वो मुझे ज़रा मैसेज करके बता दें कि आप लोगों ने कहाँ तक टॉपिक जो है वो अपने पढ़ लिए हुए हैं. मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा. ओके मैम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 तो सामने स्क्रीन पे शो करना है.
मैम क्वेश्चन कर लिया है। ओके, बाकी फ्रेंड्स भी करें और फिर बता दें। मैम हो गए। स्टूडेंट, अगर आपने 21 क्वेश्चन जो है वो कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके सामने है, इसको देखें और देखें कि किन इंटरवल्स के ऊपर जो फंक्शन आपका जी है वो कॉन्टीन्यूस है। ये दोनों क्वेश्चन करें और उसके बाद मुझे बताएं।
मैम हो गया। ये हो गया। बाकी बच्चों का भी सिर्फ एक ही बच्चे की आवाज आई है कि हो गया। मैम हो गया। मैम हो गया। यस मैम हो गया। अच्छा बेटा, जो दूसरी क्लास से बच्चे आए थे मैंने उनसे कहा था कि मुझे मैसेज करके बताएं कि आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ा हुआ है। कोई अप्लाई नहीं किया आप लोगों ने? ये बॉयज आपका हो गया। बॉयज जी मैम हो गया। मैम क्वेश्चन 4 बता दें। बेटा मैंने तो जो बताना था वो बता दिया था। ये तो आपके करने का काम है। एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी होती है। जी बेटा, जिन्होंने कर लिया है वो जरा डिफाइन करें। आप में से जो बच्ची जो है वो कर रही थी कि किन इंटरवल्स पे हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। मैम सिर्फ 2 पे हमारा कंटिन्यूअस है, दूसरे पे क्योंकि इस पे जब लिमिट 2 को अप्रोच करती है तो एफ ऑफ 2 भी वो इक्वल हो जाता है, और 3 पे हमारी सिर्फ लेफ्ट लिमिट हमारी सिर्फ एग्जिस्ट करती है, इसकी राइट लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती। और we discuss this graph for the intervals, not on the points. So if you're taking the intervals, then you have to discuss the interval from 1 to 3. Okay? Yes, you may discuss the interval from 0 to 1. You may discuss the interval from -1 to 1. You may discuss the interval from -3 to almost -1.5.
मैम 1 -3 to -1, -3 to -1. ओके मैम 1 2 3 एग्जिस्ट कर रही है, कंटिन्यूअस है ये, और आगे जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो जाता है 1 से। So you when you discuss this interval on that point function is defined, 1 के ऊपर भी function आपको defined नजर आ रहा है, लेकिन जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं या राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जब इसकी राइट लिमिट की बात करते हैं आंसर 1 के ऊपर हमारे पास इटसेल्फ -1 है। जब इसकी राइट लिमिट की हम बात कर रहे हैं तो या वो भी डिफरेंट है, और जब लेफ्ट लिमिट की बात करते हैं तो वो भी डिफरेंट है। तो ये जो इंटरवल डिस्कस होगा वो बेसिकली ओपन इंटरवल 1 टू क्लोज इंटरवल 3 की बात कर सकते हैं, ठीक है। जब 3 के ऊपर आप इसको डिस्कस करते हो तो आप सिर्फ इसकी राइट लिमिट को डिस्कस करते हो, नॉट ऑन द लेफ्ट लिमिट को, नॉट ऑन योर राइट लिमिट। 1 के ऊपर ये वैसे ही ओपन इंटरवल है, 1 के ऊपर हमारे पास ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को वैसे ही सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो 1 ओपन इंटरवल इनटू क्लोज इंटरवल 3 तक आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके ठीक है। यस मैम। ओके मैम। जी मैम। तो इंटरवल्स के ऊपर बेसिकली आपने इसको चेक करना है, नॉट ऑन द पॉइंट्स इटसेल्फ। पॉइंट के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है वो इंटरवल्स के ऊपर डिस्कशन कर रहा है, नॉट ऑन द पॉइंट्स। सो अपने इंटरवल के दरमियान में जितने पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना है कि इस पूरे इंटरवल के अंदर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं क्या इन पे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन सेटिस्फाइड है। अगर है डेफिनेट, अगर है -1 या 3 को जैसे आप डिस्कस करते हैं, 1 पे अगर लेफ्ट 1 पे राइट कंटिन्यूटी अगर एग्जिस्ट करती है तो 1 क्लोज हो जाएगा, लेकिन अगर 1 के ऊपर कंटिन्यूटी एग्जिस्ट ही नहीं करी तो वो ओपन इंटरवल में आ जाएगा, मींस हम वो पॉइंट्स शामिल ही नहीं कर रहे अपने इंटरवल में। फिर ओपन इंटरवल 1 से क्लोज इंटरवल 3 की बात करेंगे आप। ओके ओके स्टूडेंट्स। यस मैम। जी मैम। जी मैम। मैम 2.4 नहीं करनी? जी मैम ये जो क्वेश्चन से 2.5 के थे तो 2.4 नहीं करनी? 2.4 दी नहीं थी मैंने आप लोगों को? नो मैम। मैम आपने 2.3 तक कहा हुआ है। बेटा 2.4 जो एक्सरसाइज है उसका टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, मुझे ये बता। जी मैम। पढ़ा दिया। फिर ये बताए ना जी कि मैम। मैडम आपने क्वेश्चन नहीं दिए, क्वेश्चन मुझे याद हो जाता है, पूछ लिया करें खुद ही आप लोग। ओके 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नोट कर लें। मैं जरा आहिस्ता बोलूंगी, मुझे दोबारा नहीं कहना आप लोगों ने कि मैडम दोबारा बोले। ओके 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 देख लें, ये अलमारी में देख लें, है सामने को ले लेंगे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपने 1 करना है, क्वेश्चन नंबर आपने 3 करना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपने 5 करना है, 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 करना है, 14 करना है, 17 करना है, 13 के बाद 13 के बाद बता दें। 13 के बाद 14 and then 17, 21, 25, 27, 29, 31, क्वेश्चन नंबर आपने 33 करना है, 37,
39, 44. ओके यस मैम। 39 के बाद कौन सा है? 44. मैम आपने 2.1 एक्सरसाइज के भी नहीं बताए थे। उसको छोड़ दें। मैम हमें ये नहीं Okay, करवाई थी एक्सरसाइज मैम ने। तो बेटा करें, मैडम ने क्यों नहीं करवाई थी? मैम ने ये नहीं करवाई थी, मैम ने अगली episode जो थी वो स्टार्ट कर दी थी एक्सरसाइज। इसके तो टॉपिक भी मैम ने थ्योरी भी नहीं करवाई, तो हम कैसे करेंगे मैम? बेटा मैं थ्योरी भी करवाती हूँ, टॉपिक भी करवाती हूँ, सारा कुछ। थ्योरी नहीं पढ़ते तो क्वेश्चन करने का तो फायदा कोई नहीं है ना आपका। अब मेरे से यस आपने मैम वही। करवाया वो आपने करना है, ये भी पीछे वाला भी आपने काम करना है। आपकी क्लास फेलोज हैं, आप उनके साथ डिस्कशन कर लें, ठीक है? अगर फिर भी किसी पॉइंट से आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर वो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? ओके। आपके जो एमसीक्यूज बनेंगे, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे बेटा, वो बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपकी थ्योरी में से बनेंगे। मैं आपको टू दी पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है? तो आपको थ्योरी आनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि आपने क्या चीज़ें अंदर डिस्कस करनी है। एग्जैक्ट क्वेश्चन करने का तो फायदा नहीं है ना, ठीक है? मैम एक हमारा थ्योरम भी रहता था, आपने उस दिन वीकेंड पर कहा भी था कि ये मुझे बिल्कुल याद जी है। मैम। टेंशन नहीं लेनी, आपने सारा कुछ कर लेना, ठीक है? ओके जी, थ्योरम हमारे पास 5 है। एनी पॉलिनोमियल इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर, दैट इज इट इज कंटीन्यूअस ऑन द होल डोमेन माइनस इनफिनिट टू इनफिनिट। यस, हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस पढ़े थे, हमें ये भी पता है कि उनकी जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उनकी लिमिट जो है वो होल डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है पॉलिनोमियल फंक्शंस की। और इसी तरह जो हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं ये पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं, क्योंकि डोमेन के हर पॉइंट पे इनकी कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है। पॉलिनोमियल फंक्शंस का तो पता है ना आप लोगों को? यस मैम। ये पॉलिनोमियल फंक्शन किस डिग्री का है? 10 एन डिग्री का। एन डिग्री है। अगर ये n कांस्टेंट 0 हो जाए तो इट मींस ये n डिग्री का नहीं रहेगा, ये फिर n-1 डिग्री का बन जाता है, ठीक है? ये हमने डिटेल डिस्कशन पीछे की थी इसकी। सो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो होल डोमेन के अंदर कंटीन्यूअस होते हैं, डोमेन के हर पॉइंट पे उनका जो है कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है। B है, any rational function is continuous whenever it is defined, that is it is continuous on its domain. rational function जो है वो भी continuous होते हैं whenever it is defined. जब ये डिफाइंड होते हैं, ये डिफाइंड कब होते हैं? जब g of x जो है वो नॉन जीरो हो हमारा, या g of a जो है वो नॉन जीरो। किसी पॉइंट के ऊपर अगर हमारे पास जो g है वो नॉन जीरो हो जाए तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पे उसकी कंटिन्यूटी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। A polynomial is the function of the form. Polynomial किस टाइप का फंक्शन होते हैं? इस टाइप के फंक्शन होते हैं with the constant may be c, constant may be a, constant may be b। इस constant को हम किसी भी टर्म के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के साथ b के साथ c के साथ। So this is the polynomial function of degree n, where c0, c1 and cn are constants। ये कांस्टेंट्स हैं, वी नो दैट। हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस पे दो तरह की लिमिट्स जो है वो डिस्कस करनी है। एक तो हम सिर्फ कांस्टेंट फंक्शंस की लिमिट को देखेंगे। हमने पीछे पढ़ा है कि जब किसी कांस्टेंट फंक्शंस के ऊपर जो लिमिट अप्लाई होती है तो इटसेल्फ वो कांस्टेंट वैल्यू ही देता है। जी मैम। अच्छा चलो ठीक है जी। बेटा कोई क्वेश्चन किया आपने? नो मैम। ओके। दूसरी हमने जो पावर फंक्शन है जिसके ऊपर लिमिट को अप्लाई करने का मेथड भी हमने सीखा था कि x की पावर m है, तो जो a है जो भी लिमिट होगी, यहाँ पे 1 है 2 है तो वो 1 के साथ m की पावर दे देगी, 2 है तो 2 की पावर के साथ m दे देगी। फिर m वेरीज फ्रॉम 1 to up to so on। m की वेरिएशन भी कुछ भी हो सकती है, ये 1 भी हो सकता था, x1 भी हो सकता है, x स्क्वायर भी हो सकता है, x क्यूब भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हम पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1, ऑफ डिग्री 2, ऑफ डिग्री 3, ऑफ डिग्री n तक डिस्कस कर चुके हैं। सो ये जो m है ये बेसिकली n तक वेरी कर सकता है आपका। ये 3 भी हो सकता है, अगर 3 है तो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3 होगा, अगर ये 2 है तो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है, और अगर ये n है तो हम पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n को डिस्कस करते हैं।
अच्छा जी, this equation is precisely the statements of the function f of x equal to x power m is the continuous function power function। या अब ये देखें तो इस फंक्शन को देखें, आप इटसेल्फ यहाँ पे पॉइंट को पुट करें, a को पुट कर दे तो a की पावर m ही आंसर आ रहा है, जब लिमिट को पुट करते हैं तो फिर भी a की पावर m ही आ रहा है। इसी तरह जब आप कांस्टेंट फंक्शन c नॉट लेंगे तो c नॉट ही आ रहा है, जब उसके ऊपर आप लिमिट पुट करते हैं तो फिर भी c नॉट ही आ रहा है। इट मींस इटसेल्फ पॉइंट के ऊपर भी फंक्शन की वही वैल्यू है, जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो भी वही वैल्यू है। थर्ड कंडीशन कंटिन्यूटी की दोनों के ऊपर सेटिस्फाइड है। सो अगर ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर कंटिन्यूटी की कंडीशन सेटिस्फाइड है तो पॉलीनोमियल फंक्शन के ऊपर सेटिस्फाइड होगी। So this equation is precisely the statements that the function f of x equal to x power m is continuous function। ये हमें बता रही है कि ये continuous function है। 10 by part 3 of theorem 4 the function g of x is equal to c x power m is continuous। थ्योरम 4 पीछे जाके देख लीजिएगा, उसका पार्ट 3 जो है उसके मुताबिक ये फंक्शन जो होते हैं ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं जब उसके साथ कोई कांस्टेंट भी इन्वॉल्व हो जाए। सिंस p is the sum of the functions of this form, जो p है वो बेसिकली इस तरह के फंक्शंस का सम है। ये भी एक हमारे पास कांस्टेंट जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है फंक्शन के साथ, ये भी आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और अभी हमने प्रीवियस एक स्टेटमेंट पढ़ी है कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो तो उनका सम भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये n फंक्शंस हैं ऑलमोस्ट आपके पास, या मिलकर n फंक्शंस आ भी गए हैं। इसको पूरा एक फंक्शन कंसीडर कर लें, इसको दूसरा फंक्शन कंसीडर कर लें, इसको g कह दें और इसको f कर दें, तो ये दो फंक्शंस अगर कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका सम जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा। सो वी कैन से दैट आवर पॉलीनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। Here we can say that p and q are polynomials, p polynomial है, q b polynomial है, तो ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा उस वक्त जब q of x जो है वो आपका क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो जिन पॉइंट्स पे डोमेन के जो x है वो नॉन जीरो होगा उन पॉइंट्स के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा। सो दिस इज द स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 को हमने डिस्कस करना है। द फंक्शन इज दिस इज द रैशनल फंक्शन बिकॉज दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू पॉलीनोमियल फंक्शंस, और फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो ये आपका एक रैशनल फंक्शन है। सो बाय थ्योरम 5 इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन इट्स डोमेन, ये कॉन्टिन्यूस होगा अपनी स्टेटेड डोमेन के अंदर, विच इज स्टेटेड डोमेन क्या है कि जो हमारा x है ये 5/3 नहीं होना चाहिए। जैसे ही x 5/3 होगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 - 5 आपको आंसर 0 देगा, तो 0 के ऊपर ये फंक्शन इनफिनिट हो जाएगा। तो ये हमारी जो डोमेन है उसके ऊपर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है जिसमें डोमेन का कौन सा पॉइंट शामिल नहीं हो रहा, 5/3 शामिल नहीं हो रहा। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू -2 दिस इज f of x, दिस इज इक्वल टू f into -2। जब आप f into -2 पुट करेंगे तो बेसिकली आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करने के बाद देखें कि क्या आपकी लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और जो f into -2 है दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं। स्टूडेंट ये काम करें और मुझे बताएं क्या दोनों के आंसर इक्वल हैं आपके। -2 आप -2 के ऊपर सॉरी डिस्कस करनी है तो -2 पे तो हम वैसे भी डिस्कस करें, मेरे जहन में आ रहा था कि शायद हम इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना चाह रहे हैं। -2 जब आप पुट करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर जो है वो -1/11 होगा, और जब लिमिट पुट करेंगे तब भी ये आंसर आपका -1/11 है। दोनों फॉर्म्स में हमारा सेल्फ पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है, लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, और तीसरी स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों इक्वल भी हैं, तो फंक्शन भी आपका स्टेटेड डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूस है। डोमेन में सिर्फ एक पॉइंट शामिल नहीं हो रहा, दैट इज 5/3। ऑन दैट पॉइंट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस। तो ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि जब किसी फंक्शन के अंदर डिसकंटिन्यूटी आ जाती है तो फिर डेफिनेट हमारा फंक्शन जो है वो दो इंटरवल्स में ब्रेक हो जाता है, तो हम उसको आगे पीस वाइज कॉन्टिन्यूस या पीस वाइज कॉन्टिन्यूटी का नाम देंगे, जिसको आगे हम नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये आपके जो पीछे तो हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको डिस्कस किया था। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका क्या होता है, एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारा एक्स और वाई है वो आर और थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, वेयर आर रिप्रेजेंट्स द रेडियस and theta represents the stated angle which we discuss by according to the graph, जो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं। So स्टेटमेंट 6 हमें ये बता रही है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा इक्वल टू 1 है, एंड लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा इज इक्वल टू 0। सो इसने ये सारा डिस्कस किया हुआ है फिगर 5 को, ये आप लोग एक दफ़ा स्टडी पढ़ लें, पढ़ने के बाद समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो फिर आप पूछ लें। मेरा ख्याल है वो आगे टेंज की लिमिट्स को डिस्कस करना चाह रहा है कि टेंज की कंटिन्यूटी जो है वो कहाँ पे फेल हो रही है।
ये सारी लिमिट्स के कंसेप्ट से आपने देखा है, सारे स्टेटमेंट को एक दफ़ा रीड कर लें, कहीं कोई पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप लोग पूछ लें। यहाँ से पढ़ना शुरू कर दें। ये ज़हन में रखना है कि cos थीटा और sin थीटा की जब आप ग्राफिकल अप्रोच देते हैं तो आप देखते हैं कि अपने इंटरवल्स माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट इंटरवल्स के दरमियान ये आपके फंक्शंस जो होते हैं ये एक कॉन्टिन्यूट वे में ऑसिलेशन फॉर्म में मूव करते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी इनकी कॉन्टिन्यूटी जो है वो फेल नहीं हो रही होती। सो वो कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये बेसिकली आपके क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं। आगे आप इसको जरा रीड आउट कर लें, प्रॉब्लम ठीक है। जी स्टूडेंट को समझ आई है? यस मैम आ गई। बाकी बच्चों को बॉयज मैम कुछ कुछ आई है। कुछ है मैम आ गई। बेटा ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है जिसको आप डिस्कस करते हो तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है वो हमेशा r cos थीटा है और y एक्सिस के लॉन्ग हमेशा r sin थीटा है, ठीक है। यहाँ पे जो उसने रेडियस की रिप्रेजेंटेशन दी है वो 1d है, मींस जो आप सर्कल डिस्कस कर रहे हो उसका रेडियस 1 है। एग्जैक्ट ऑन द एक्स एक्सिस जो आपका पॉइंट होता है वहाँ पे y 0 होता है, x अगर 1 है तो y यहाँ पे 0 है। तो ये पॉइंट जो डिस्कस हुआ है बेसिकली यहाँ पे x 1 है और y आपका क्या है, इस पॉइंट के ऊपर 0 है। जो थीटा एंगल बन रहा है वो हमारे पास एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगल हमारा कुछ भी हो सकता है, उसने एक आर्बिट्रेरी एंगल ले लिया है। तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री पे भी हो सकता है, 90 डिग्री पे भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे जाके जैसे हम कहीं पर भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अपना एक्स वाई पॉइंट शो कर सकते हैं, इसी तरह हम अपना आर थीटा पॉइंट शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बेसिकली है ये r cos थीटा और r sin थीटा से मिलके बनता है, जिसमें r रेडियस 1 कह दिया है और ये cos थीटा sin थीटा आपका पॉइंट है। एग्जैक्ट एक्स एक्सिस के ऊपर अगर उसको डिस्कस करा है, यहाँ पे x आपका 1 है और y जो है वो आपका एग्जैक्ट एवरेज पॉइंट इज 0। फ्रॉम द अपीयरेंस